बजट देश के सामने है। क्या ये 23 का बजट, इसमें 24 की आहट छिपी हुई है? इसी को लेकर लगातार हमारे साथ खास मेहमान जो एबीपी न्यूज के इस बजट कॉन्क्लेव के मंच पर एक एक कर जुड़ रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री जो यहां शिरकत कर रहे हैं, जिनके जरिए हम इस बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक सरल अंदाज में बजट को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एबीपी न्यूज के इस मंच पर एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद काबिलो तरीन जो सांसद हैं उनमें इनकी गिनती की जाती है, बेहद ज्ञानी एमपी साहब हैं। जरा सोचिए कौन हो सकते हैं, क्लू देती हूं मैं आपको। विपक्ष की तरफ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी, डॉक्टर शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के सांसद। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए डॉक्टर थरूर का। सर प्लीज मंच पर आइए। बहुत स्वागत सर, प्लीज आइए सर। अच्छा, डॉक्टर थरूर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि शशि थरूर सर जो हैं वो सोशल मीडिया पर जो हैं खूब ट्रेंड करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे लफ्ज, ऐसे ऐसे शब्द वो लेकर आते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं और हम आम लोगों के तो वो सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। तो यकीनन ये बजट जो कल आया है, अब तक इस बजट के लिए वो एक शब्द जो डॉक्टर थरूर अपनी डिक्शनरी से निकालकर यहां पर लेकर आए हैं, बता दीजिए सर। क्या बताऊं, एंटी क्लाइमैक्टिक। ओ माय गॉड, अब इसका मतलब भी समझाइए जरा। देखिए, अगर बहुत सारी प्रतीक्षा है तो क्लाइमैक्स तक पहुंच जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रतीक्षा से बहुत कम पहुंचे तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, तो एंटी क्लाइमैक्टिक कह सकते हैं। ओहो, उम्मीदों तक पहुंच ही नहीं पाया। बिल्कुल, उम्मीदों से पहले ही मामला जो है वो खत्म हो गया, ये कहना है डॉक्टर शशि थरूर का। अब सर ये बताइए ना जरा, इस बजट को लेकर आपकी उम्मीद थी क्या, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? देखिए, हमने सोचा कि वैसे भी चुनाव आने वाला है 1 साल में, तो सरकार बहुत कुछ दे देंगे आम आदमी को, मिडिल क्लास को वगैरह, सब लोग को संतुष्ट करेंगे। लेकिन हम तो अभी सुनने के बाद पता चला कि बिल्कुल इस सरकार ने तो आम आदमी को भूल गए। अब देखिए कहाँ कहाँ उन्होंने पैसे दे दिए और कहाँ कट किए हैं। पैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे हाईवेज, हमारे जो पोर्ट्स है, हमारे एयरपोर्ट्स है वगैरह, इसके लिए तो बहुत पैसे अलग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहाँ से काट के कर रहे हैं आप देख लीजिए। मनरेगा, जो हमारे ग्रामीण देश में हमारे लोगों जो बेरोजगार है, उनका हक है कि 100 दिन का रोजगार मिल जाए, उनको अभी सबसे रिकॉर्ड लो पे बजट किया हुआ है। पिछले साल जब सरकार 75,000 से के बजट ले आए थे, मैंने भाषण में कहा लोकसभा में कि देखिए ये काफ़ी नहीं होंगे, मैं श्योर हूं को आप वापस आएंगे, आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स मांगेंगे। और यही हुआ, वो लोग आके करीब 90,000 तक उनको मांगना पड़ा पैसे, क्योंकि लोग काम चाहते हैं जो जिनके पास रोजगार नहीं है। तो ये सब जानने के बाद जवाब इसी में दे दिया। इस बार भी सरकार कह रही है कि साहब अगर जरूरत होगी, डिमांड आएगी तो फिर उसको बढ़ा देंगे। तो ये बजट की असलियत क्या है तब तो? अगर आपके नंबर्स में कोई रियलिज्म नहीं है, तो हम दूसरे नंबर्स को, दूसरे आंकड़े को क्यों विश्वास करें? लेकिन सरकार कह रही है मनरेगा के लिए आप सिर्फ 60,000 दे रहे हैं, और इसलिए देखिए, क्योंकि आप इससे कहने चाहते हैं सिर्फ हमें नहीं, लेकिन मार्केट्स को एश्योरेंस देना, आश्वास देना चाहते हैं। देखिए, हम सारे बजट एडजस्ट करके हमारा डेफिसिट इतना कम होगा कि हम फिस्कल डेफिसिट को अभी 5.9% तक लेके आएंगे, ये सब बताना चाहते हैं। अगर सरकार के कोई भी नंबर्स है जो असली नहीं है, तो बाकी नंबर्स पे कौन यकीन करेगा? पर सर पूरी दुनिया यकीन कर रही है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद से देख रही है। अच्छी बात है, पूरी दुनिया कह रही है कि साहब अब जबकि दुनिया के अंदर मंदी की आहट है, अब जबकि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अब जबकि दुनिया जो है वो कोरोना जैसी महामारी से बुरी तरीके से त्रस्त होकर उबर रही है, तो हिंदुस्तान ही है चमकता हुआ सूरज। बहुत अच्छी बात है, हम भी हिंदुस्तानी हैं, मैं भी खुश हूं कि अगर सब ठीक है तो। लेकिन आधार तो देख लीजिए, आप देखिए कि हमारे देश में बेरोजगारी कितने बड़े हैं, कि हमारे युवाओं के बीच रिकॉर्ड आंकड़े हैं। 16% बेरोजगारी है। अगर आपकी उम्र 18 से 25 तक हो, आपके जैसे शायद, लेकिन मेरे जैसे नहीं, आप तो बेरोजगार होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हमारे इतिहास में इतना ज्यादा नहीं था। आप मुझे डरा तो नहीं रहे? और देखिए, हमारे जो मेरे केरला में जो जहां से मैं आता हूं, 40% हो गया युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब जवान को काम नहीं है, क्या करेंगे वो लोग? आप रोजगार को लेकर, वो तो पहली बात है, लेकिन वो बात खत्म नहीं हुई, बेरोजगारी बहुत बुरी है।
आप इसी पर जरा सी बात कर लें। हाँ, चलिए। आप रोजगार को लेकर जो चिंता जता रहे हैं, तो यहां पर क्या तारीफ नहीं होनी चाहिए सरकार की? साहब, सरकार ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़, हालांकि पिछली बार कहा जा रहा था कि साहब उससे पहले 5.5 लाख करोड़, उसके बाद 7.5 लाख करोड़, अब तो इस बार तो सरकार के पास गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन यहां तो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में हैट्रिक एक तरीके से लगा दी और उससे सरकार उम्मीद यही करेगी साहब रोजगार बढ़ेगा। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि उससे रोजगार भी बढ़ने वाले हैं, किस किस्म के रोजगार बढ़ेंगे? अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन जानते हो तो ठीक है, आपको शायद काम मिल जाएगा। आपको कोई बिल्डिंग बनाने का कोई आपका जानकारी हो तो करेंगे। लेकिन हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रोस्टर्स में कौन कौन है? हमारे रोस्टर्स में है इंजीनियर्स है। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप जाके देख लीजिए, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, ITI से डिप्लोमा लेके वो बेरोजगार बैठे। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ रोड बनाने वाले के लिए सरकार काम करेंगे तो अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको दूसरे मौका नहीं है? को पता है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक कांस्टेबल का काम एडवर्टाइज किया। मेरे ख्याल में उनके पास करीब 8,000 काम थे और 1,40,000 लोग अप्लाई किए 8,000 काम के लिए, जिनमें से 90 PhD लोग भी थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स भी थे। कितने ग्रेजुएट्स, कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स? तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में अगर आप इकोनॉमी को अच्छी तरह करना चाहिए, आपको बिल्कुल इस हमारे भविष्य के लिए बड़ी जरूरी है कि सब लोग को काम मिल जाए। लेकिन सर, सरकार तो ये कहती है ना, जो आपकी सरकार की जो प्रॉब्लम है, दरअसल वो प्रॉब्लम तो सारी 70 साल पुरानी वाली प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम तो सारी अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि साहब पढ़ा लिखा होना और एम्प्लॉयबल होना दो फर्क की चीजें हैं। और हम इतिहास के बारे में सरकार तो कह रही है कि साहब हम तो देखिए अब स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दे रहे हैं। तो यहां पर वो जो आप फर्क बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार तो उस दिशा में भी पैसा खर्च कर रही है। अच्छी बात है कि पुराने प्रॉब्लम्स भी थे हमारे देश में, लेकिन पुराने जमाने में जो कुछ अचीवमेंट भी किए थे, जैसे कि 50 साल पहले क्या हमारे 60 साल पहले तो हमारे IITs नहीं थे, सरकार ने बना दिए। हम IIMs लेके आए। हमें बेसिक जो बुनियाद होनी चाहिए हमारे इकोनॉमी के लिए, ये सब तो बनाए। अभी उसके बाद उसके ऊपर बनाने के लिए कौन से प्रायोरिटीज में काम करें? अब देखिए, मिनिस्ट्री, जैसे मैं कह रहा था, बेरोजगारी एक चीज है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कट किया बजट को, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री कट किया बजट को, लेबर मिनिस्ट्री कट किया बजट को। तो मतलब जो जनता के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, जो बचपन में उनको मदद करने के लिए, या अगर आप देख लीजिए कि हमारे जो सोशल सिक्योरिटी नेट कहा जाता है, ये सब को कट किया है सरकार ने। इवन डिफेंस, अभी रक्षा मंत्रालय तो छोटी सी बात नहीं है कि हमारे देश में बड़ी जरूरी है, वहां भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि चाइना वहां बिठाया है, बैठ के हमें कितना तकलीफ दे रहे हैं आजकल हमारे बॉर्डर्स में। लेकिन ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री का इंक्रीज है, वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कम है। इसका मतलब है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे लगेंगे कि जरा सा बढ़ गया है, लेकिन हकीकत यह है कि कम हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे ज्यादा खा चुका है। तो इस किस्म के हालत में हम सरकार से पूछेंगे, ठीक, अच्छी बात है कि आप कैपेक्स खर्च करें। वैसे भी कई राज्यों से पूछ लीजिए, ये कैपेक्स जो दे रहे हैं, पहले तो ग्रांट्स में देते थे, अब सारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स में बदल गया। तो स्टेट्स के अकाउंट किताबों में, खाते में यह है कि इनको वापस देना है पैसा सरकार को। सरकार कहते हैं कि ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, 50 साल के बाद वापस दे दीजिएगा, लेकिन 50 साल में लाल इंक है, लाल स्याही है उनके खाते में। तो ये जो कैपेक्स है, ये सारे ग्रांट्स नहीं है, सारे सिर्फ तो इसमें तो आपने, लेकिन अकाउंट बुक्स में तो इसमें आपने सारी नुक्ताचीनी कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, जरा बात कर लेते हैं वो टैक्स रिजीम की, जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, जो कहा जा रहा है कि साहब मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत, मिडिल क्लास खुश। तो डॉक्टर शशि थरूर जो है, वो ओल्ड रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम? मैं ओल्ड रिजीम पे हूं, और देखिए हमारे देश में मेरे ख्याल में 90% टैक्स पेयर्स ओल्ड रिजीम में है। क्योंकि उसी को बदलने के लिए तो ये न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया ना। लेकिन ओल्ड रिजीम में उससे ज्यादा मिल रहे थे, क्योंकि आप सोचिए, वो लोग कह रहे हैं कि ओल्ड रिजीम में सिर्फ 5 थे और इसमें 7 हैं, लेकिन वो 5 के साथ ओल्ड रिजीम में क्या होता है, आपको हाउस रेंट अलाउंस अगर मिलते हैं आपकी कंपनी से, वो आप ऐड करते, अगर आपको पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलते वो भी आप ऐड करते हैं, जो भी एक्स्ट्राज आप ऐड कर सकते थे, 5 से जाके 7.7 तक आपको फ्री इनकम मिल रहा था। तो अभी नया सिस्टम में क्या होगा, आपको 7 मिलेंगे, लेकिन और कोई डिडक्शन नहीं, और कोई भी आप इसमें ऐड नहीं कर सकेंगे। तो साधारण आदमी की जेब में कितना पैसा मिलेगा,
कोई मतलब शक भी नहीं हो जाइए, पुराने सिस्टम में ज्यादा पैसे जेब में रहते थे। तो मतलब आप तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ही फॉलो करेंगे अभी भी? मुझे तो हाउस रेंट अलाउंस तो वैसे भी मैं सरकारी बंगलों में एमपी होके रह रहा हूं, लेकिन उसकी बात नहीं है। हाँ। सिस्टम ये है कि अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट, आप आकर्षित सिस्टम बनाइए ताकि लोग आए। जो बात कांग्रेस पार्टी कहती थी कि साहब लोगों के हाथ में पैसा दीजिए आप, हाँ। 2019 में आपका पूरा जो इलेक्शन कैंपेन था वो इसी बात को लेकर था कि न्याय योजना, हर किसी के हाथ में जेब में पैसा पहुंचाइए, वो शख्स पैसा खर्च करेगा, अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी का जो चक्का है वो घूमेगा और उसको बूस्ट मिलेगा। तो सर यहां पर ठीक है, सरकार सेविंग पर टैक्स में इंसेंटिव नहीं दे रही, तो क्या ये एक तरीके से वो कंजम्पशन की तरफ लोगों को लेकर जाने की एक कोशिश आपको नजर आती है सरकार की तरफ से? ये समझ सकता हूं, क्योंकि नेचुरली कंजम्पशन, अगर आप जाके आपके पैसे खर्च करेंगे तो वो कैश सर्कुलेट हो जाएगा इकोनॉमी में, दुकानदार वो तो लेंगे, उनको भी खर्च है, वो भी स्पेंड करेंगे, अच्छी बात है, इसमें तो मैं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए ना, ये कैपेक्स अभी 3 साल से हर साल बढ़ा रहे हैं सरकार, 3 साल से, और क्या हमारे बेरोजगारी के आंकड़े में कोई फर्क हुए? एक्चुअली इट्स गॉट वर्स, कि हमारे बेरोजगारी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, कि हमारे जो रिकॉर्ड फिगर्स आ गए। आपको शायद याद है कि हमने करीब 1930 से ये आंकड़े रखने शुरू किया रोजगार और बेरोजगारी के बारे में। दिस इज द वर्स्ट, मतलब हमारे इतिहास में इतना बुरा आंकड़ा नहीं हुआ है, और कैपेक्स बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हमको समझना चाहिए कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से रोजगार नहीं बढ़ जाता है। जीडीपी ग्रोथ हम कहते हैं, हाँ दुनिया कहते हैं कि भारत चमक रहा है, अच्छी बात है, हम 6% या 6.5% तक पे हो सकता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन लोगों की, साधारण व्यक्तियों की जिंदगी में क्या फर्क हुआ है? क्या उनको रोजगार मिलेगा? क्या उनका तनख्वाह बढ़ेगा? इसमें तो कोई जवाब नहीं सरकार का, क्योंकि असलियत में अगर आप 2-3 साल के आंकड़े देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज कम हो गए हैं, ज्यादा नहीं। कैपेक्स देते रहिए, जीडीपी का आप वैसे भी जीडीपी, एक चीज की मत भूल जाइए, हमारे पहले 6 महीने में इस साल का जीडीपी 9.7%, और अभी अगर आप 7 तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि सेकंड दूसरा जो 6 महीने हैं उसमें से हम करीब 4.5% के आसपास होंगे। गति तो बहुत आहिस्ता हो गया है। तो आपकी पार्टी के वो जो नेता हैं, सरकार का ये जो अमृतकाल का बजट है, राहुल गांधी इसको मित्रकाल का बजट क्यों कह रहे हैं? वो तो अलग बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनका बेनिफिट सिर्फ 1-2 व्यक्तियों को मिलेंगे जो सरकार के आसपास है, और मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, आम जनता को कुछ नहीं। राजनीतिक बयान था ना? नहीं, देखिए राजनीतिक बयान भी है, लेकिन इसमें असलियत भी कुछ है। क्योंकि हमारे देश में किसकी बेनिफिट्स हो गया, आपको पता है कि हमारे देश में जो कुछ सालों से किसके फॉर्च्यून्स बढ़ जा रहे हैं? हमारे बिलियनर्स के, राइट? कितने बिलियनर्स बढ़ चुके हैं, जितने हमारे, मेरे ख्याल में हमारे 1% व्यक्तियों को हमारे देश का 40 या 50% के एसेट्स उनके पास हैं। तो अगर आप ऐसे गिनेंगे, नहीं सर, तो बिल्कुल जो आप आंकड़ा दे रहे हैं वो ठीक है, वो आंकड़ा अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से कल बजट में आंकड़ा दिया गया कि साहब प्रति व्यक्ति आय भी आप देखिए, प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर 1,97,000 पर पहुंच गई है। तो वो इजाफा तो सर हर तरफ ही हो रहा है, इस बात को तो मानेंगे आप? और आपने राहुल गांधी की बात की है, मैं जरा सा उनके बारे में भी बात करना चाहती हूं आपसे। भारत जोड़ो यात्रा सर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 150 दिन, वो करीब 4,000 किलोमीटर, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर अब बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं कांग्रेस पार्टी में? लग रहा है कि वैसे भी उनका इमेज काफी बदल गया है ये यात्रा के बाद। कोई फर्क नहीं मेरे, क्योंकि मेरे मन में जो लोग उनके बारे में बुरा कहते थे, पप्पू वगैरह कहते थे, उसके कोई कारण शायद होते थे। वो कहते थे कि देखिए ये एक दिन कोई धरना चलाता है, अगले दिन विदेश जाता है, वो हमारे पास नहीं रहते, उनसे मिलना नामुमकिन है, इस किस्म की बातें तो फैल रहा था हर जगह में। लेकिन अभी हम क्या देखें, 150 दिन से या 135 दिन वो लोगों से मिल रहे थे, हर आदमी से, औरत से बात कर रहे थे, हाँ उनके साथ चल रहा था। और राहुल गांधी जी जो एक चीज के ऊपर ऐसे अटक जा कि इतने दिन काम करते रहे, उसको एक स्कूट एंड शूट पॉलिटिशियन को नहीं बोल सकेंगे। और उसके बाद गंभीरता से सारे बड़े बड़े विषय, बेरोजगारी, महंगाई, हमारे देश के अंदर जो नफरत फैल रहा है, ये सब के बारे में इतने अच्छी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे चुके हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिए हैं ये 8 साल में। तो हमको ये भी कहने का हक है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई सीरियस
राजनेता हो जो देश के सामने सारे विषय को चर्चा करने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल में ये राहुल गांधी ही है। चलिए, तो सर चलते चलते 10 में से फिर इस बजट को नंबर देते जाइए, 0 मत दीजिएगा सर, ये बहुत ही बोरिंग नंबर है जो विपक्ष के यहाँ पर नेता कर दे रहे हैं। मैं तो स्कूल टीचर नहीं हूँ, आपको पता है कि शायद हमारी वित्त मंत्री जो है वो कभी कभी पार्लियामेंट के अंदर स्कूल टीचर के जैसे बात करें, उनसे पूछिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर हम आपको तो शायद अगर आपके पास एक छोटे बच्चे होते तो किंडरगार्टन में आप ग्रेड नहीं देते, कमेंट देते हैं। तो कमेंट जल्दी से कमेंट में बोलूंगा ट्राई हार्डर, नीड्स टू ट्राई हार्डर, कोशिश जरा और करना चाहिए। तो ये तो सी और डी ग्रेडर्स को इस तरीके के कमेंट मिलते हैं। नंबर नहीं दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कमेंट के साथ कटाक्ष इस बजट पर जरूर कर दिया है, अपने उसी अंदाज में जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शशि थरूर। सर थैंक यू सो मच इस मंच पर आने के लिए।